हाय साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। सो हम आज की इस क्लास में स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी, लाइफ स्किल्स एंड फैक्टर्स प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ को इन डिटेल अच्छे से समझेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये एक मेन टॉपिक आ जाता है दैट इज प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। आई रिपीट, प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। ऐसे क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपनी हेल्थ को पॉजिटिव बना सकते हैं और हम अपने वेलबींग को इंश्योर कर सकते हैं, जो कि इस चैप्टर का मोटिव है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं, तो आपने डिटेल में समझना है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी की। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो सबसे पहले तो कोबासा का नेम। कोबासा का नेम याद रखना है आपको, हार्डीनेस को याद रखना है आपको, 3 C's को याद रखना है। और 3 C's में कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज, ये 3 C हैं, इन चीज़ों को याद रखना है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर आते हैं। सो कोबासा ने बच्चे ये लोगों को शो किया था अपनी रिसर्च से दैट लोगों को हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है लेकिन लो लेवल ऑफ इलनेस है, उनमें 3 करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। सो कोबासा ने ये कहा कि बहुत लोगों को ना हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है लेकिन वो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों में 3 करेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, 3 C's पाए जाते हैं, दैट इज कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज। और ये जो पर्सनैलिटी टाइप है इनकी, वो आ जाती है हार्डीनेस। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। आपको कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है दैट लो लेवल ऑफ इलनेस है बट हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है, तो कौन सी पर्सनालिटी है। स्टूडेंट्स अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद चैप्टर 2 में से क्वेश्चन पूछा गया, पर्सनालिटी के बारे में पूछा गया, बट ऐसा नहीं है। पर्सनालिटी की बात चैप्टर 2 में हुई है एंड पूरे सिलेबस में एक और जगह बात हुई है, वो है यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में, जो कोबासा ने इस पर्सनालिटी को नेम दिया है हार्डीनेस। अब इन्होंने कहा कि इस हार्डीनेस पर्सनालिटी में, या आप इसको स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी भी कह सकते हो। स्ट्रेस रेजिस्टेंट जैसे वाटर रेजिस्टेंट होता है, व्हाट इट मीन्स कि वो वाटर प्रूफ है। ऐसी स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी का मतलब ऐसी पर्सनालिटी कि आपकी लाइफ में जितने मर्जी ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जो आपको स्ट्रेस दें, बट आप उतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हो, आप उतना मतलब वर्क कर रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, हर एक चीज़ कर रहे हो जो ज़रूरत है, बट आप जो है बच्चे वो स्ट्रेस से कोसों दूर हो। आपकी पर्सनालिटी ना अब एकदम स्ट्रेस रेजिस्टेंट बन चुकी है या हार्डीनेस आ चुका है। सो कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज की बात करेंगे। अच्छा, इसके पहले हम एक बात ये समझ लेते हैं दैट हार्डीनेस इज अ सेट ऑफ बिलीव्स अबाउट वन सेल्फ, वर्ल्ड एंड हाउ दे इंटरैक्ट। आपके खुद के बारे में सेट ऑफ बिलीफ, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल ये लोग अपने बारे में बिलीफ सिस्टम रखते हैं दैट आई कैन डू, मैं वर्क कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगा कैसे नहीं करूँगा, बट मैं कुछ ना कुछ ऐसा हल निकाल लूँगा और मैं डेफिनेटली ये चीज़ करके दिखाऊंगा। अबाउट द वर्ल्ड मतलब कि ये लोग जो है ना बाहर से आई दिक्कतों को ज़्यादा परेशान नहीं होते कि लोग हमें परेशान करते हैं, लोग हमारे सामने चैलेंजेस रखते हैं, ऐसा नहीं ये लोग सोचते। ठीक है, सो अबाउट द वर्ल्ड ये मानकर चलते हैं कि दुनिया वालों ने तो यार ऐसे ही करना है, अभी मेरे को देखना है कि मेरे को कैसे इस चीज़ को चैलेंज मानते हुए कैसे इस मुसीबत से मुझे आगे बढ़ना है। एंड हाउ दे इंटरैक्ट, और आप कैसे लोगों के साथ इंटरैक्शंस रखते हो। आप क्या हमेशा ही नेगेटिव बोलते रहते हो, बिजनेस तो ओके ओके है, जॉब तो ऐसी है, पढ़ाई तो ओके ओके ठीक ठाक चल रही है, होता ही नहीं है, बीमार रहते हैं, कैसी आपकी इंटरैक्शंस हैं, पॉजिटिव इंटरैक्शंस हैं, कैसी हैं। तो हार्डीनेस बेसिकली सेट ऑफ बिलीफ है अबाउट वन सेल्फ, अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ यू इंटरैक्ट विद अदर। वहाँ से कोबासा ने ये कंक्लूजन निकाला दैट आपकी पर्सनालिटी जो है वो क्या है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी है। अब इन 3 C's को समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी है। सबसे पहले अगर हम कमिटमेंट की बात करते हैं, इट मीन्स अ सेंस ऑफ पर्सनल कमिटमेंट
कि जो मैंने कहा था वो मैंने करना है, वन ये थिंग आ जाएगी। सेकंड थिंग इसमें बच्चे ये आ जाएगी कि जो चीज़ें आपको लाइफ में मैटर करती हैं आप उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यू नो योर वर्क मैटर्स टू यू, यू नो योर स्टडी मैटर्स टू यू। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, वो मैटर करते हैं। आपकी फैमिली आपके लिए मैटर करती है। सो उनकी तरफ एक कमिटमेंट वाली सेंस रखना to what you are doing, like you are studying, you are doing your business, you are working, कोई भी इंसान है, ठीक है। commitment to work, family, hobbies and social life। जब आप क्विट नहीं करते तो यहाँ पे you are not quitting, यू आर नॉट सेइंग कि यार पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगी, हॉबीज़ के लिए मुझे बहुत टाइम चाहिए तो मैं नहीं ये चीज़ परफॉर्म कर सकता। तो आप ऐसी चीज़ें नहीं करते। इंस्टेड आपके दिमाग में ये रहता है दैट नहीं, मुझे क्विट नहीं करना, मुझे इन चीज़ों पर ध्यान देना है, इन चीज़ों की तरफ कमिटेड रहना है। कंट्रोल की बात कर लेते हैं तो सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर लाइफ, इट मीन्स दैट आप दूसरों को ब्लेम नहीं करते। यू डू नॉट ब्लेम टू गॉड, यू डू नॉट ब्लेम टू पीपल, यू डू नॉट ब्लेम टू सिचुएशन। इंस्टेड आप क्या सोचते हो कि अगर ये चीज़ कुछ खराब हुई है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो आप उस पर कंट्रोल वाली सेंस फील करते हो कि नहीं ये मेरे कंट्रोल में है, मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ, लाइफ में पर्पसलेस नहीं होना कि मैं तो बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। ये लोग ऐसा नहीं सोचते, बल्कि ये लोग एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करके चलते हैं, एक सेंस ऑफ पर्पस और डायरेक्शन लेकर चलते हैं कि नहीं मैं लाइफ में बहुत कुछ कर सकता हूँ। सो यू डू नॉट ब्लेम टू अदर्स, मैं यहाँ पे अदर्स लिख लेती हूँ, गॉड हो गए, भगवान हो गए, सिचुएशंस हो गए, क्वेश्चन पेपर्स हो गए, टीचर ने पेपर डिफ़िकल्ट डाल दिया, दैट इज़ द रीज़न हमारे मार्क्स कम आए, ठीक है, ऐसा हो गया, कोविड हो गया तो हमारी पढ़ाई छूट गई। ऐसी बातें ये लोग नहीं करते। एंड द लास्ट वन इज चैलेंज, दे सी चेंजेस इन लाइफ एज नॉर्मल। अरे यार ये चेंज हो गया, अरे हम नहीं कर सकते, अरे मेरे पास एसी नहीं है, अरे मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास कार नहीं है आने जाने के लिए। ऐसी चीज़ों में ये लोग नहीं उलझते। ये सोचते हैं कि इनकी लाइफ में जो भी चेंज आया है दैट इज़ नॉर्मल एंड पॉजिटिव रादर देन एज अ थ्रेट। उसको थ्रेट मानते ही नहीं। आपको याद है मैंने लाजरस थ्योरी में बड़े अच्छे से समझाया था कि जब भी प्राइमरी अप्रेजल में इन्वायरमेंट चेंज होता है तो हम उसको 3 चीज़ों में सोचते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। और नेगेटिव जब हम उसको देखते हैं तो वहाँ से आगे जो है हार्म, थ्रेट और डैमेज की शुरुआत हो जाती है परसीव करने की। बट ये जो लोग होते हैं ये उसको पॉजिटिव मानते हैं। ये लोग कहते हैं यार लाइफ है तो चैलेंजेस तो आएंगी, ठीक है, लाइफ है तो डिफ़िकल्टीज आएंगी ही, सिलेबस बढ़ेगा ही, बुक्स 4 पढ़नी पड़ेंगी ही, जॉब में अपना बेस्ट देना ही पड़ेगा और बिजनेस में अपना हार्डवर्क और सभी कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट दोनों, मतलब कोई भी आप वर्क कर रहे हो हर चीज़ में इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसको ये मुश्किल ना मानते हुए क्या मानते हैं कि नहीं ये हमारे लिए एज अ अपॉर्चुनिटी आया है, एज अ अपॉर्चुनिटी आया है। अगर कुछ चेंज आया है दैट अभी हम इसको चैलेंज मानते हैं और हम एक चैलेंजिंग पर्सन बनकर निकलेंगे। ऐसी इनकी जो है वो दिमाग की सोच होती है जो इनको हार्डीनेस में लेकर आती है, या कह सकते हो जो इनको स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी में लेकर आती है। नाउ आई होप दैट आपको अब ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया। कुछ भी आपको डाउट है अभी कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट जो है वो डाल दीजिए। सो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो लाइफ स्किल्स का मतलब क्या है? कुछ ऐसी स्किल्स, कुछ ऐसी एबिलिटीज जिससे फॉर अडेप्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर दैट इनेबल इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद द डिमांड एंड चैलेंजेस। हर रोज़ की जो डिमांड्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, घर पे मम्मा की भी हेल्प करवानी है, पापा की भी बिजनेस में हेल्प करवानी है, साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो,
साथ में कुछ और चीज़ें भी कर रहे हो, सब चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तो ये जो डिमांड्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, इनको पॉजिटिव और अडेप्टिव बिहेवियर के साथ इनके साथ जूझ जाना, दीज स्किल्स एंड दीज एबिलिटीज आर नोन टू बी द लाइफ स्किल्स। स्टूडेंट्स प्लीज मेक इट श्योर कि स्लाइड में एक एक वर्ड लिखा हुआ आपने लर्न करके जाना है, आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। और एग्जाम में आपकी यही लैंग्वेज बोलेगी, आपकी अपने आप से बनाई हुई चीज़ें नहीं बोलती। जब तक आप साइकोलॉजी के एग्ज़ाम को साइकोलॉजी की भाषा में सॉल्व नहीं करोगे, यू विल नॉट एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। तो अब हम लाइफ स्किल्स की बात कर लेते हैं। सो वी विल स्टडी द 6 लाइफ स्किल्स। तो सबसे पहली जो लाइफ स्किल है वो आ जाती है असर्टिवनेस। तो बच्चे, असर्टिवनेस क्या है? इट इज़ द स्किल दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली आर फीलिंग्स। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपके किसी फ्रेंड ने आपसे कुछ कोई आपका लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या कुछ आपका कन्वेंस मांगा हो एंड ड्यू टू सर्टेन रीज़न आप उसको हैंड ओवर नहीं कर सकते, माइट भी उसमें काफ़ी ऐसा डेटा है जो अगर मिसप्लेस हो गया तो आपका नुकसान हो जाएगा, या लेट्स से आपको खुद को उस व्हीकल की ज़रूरत है, तो आप उस टाइम ना क्लियरली कॉन्फिडेंटली ना कहते हुए ना बहाने से लगाने लग जाते हो। आप कहने लग जाते हो कि यार मैं ना व्हीकल तुझे कल दे दूंगा, मतलब कुछ भी आप इस तरह ना उसको वो करने लग जाते हो, कॉन्फिडेंटली क्लियरली उसे मना नहीं करते और ऐसे ही कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। तो वो सामने से आपको क्या कहता है, अच्छा ठीक है यार, बहाने ना दे, तूने नहीं देनी है अपनी चीज़ तो मत दे। इंस्टेड ऐसी चीज़ों से आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है जी। सो आपने क्या करना है, किसी की रिक्वेस्ट को अगर आपको लग रहा है कि वो रिक्वेस्ट को आप फुलफिल नहीं कर सकते, तो आप उसे क्लियरली और कॉन्फिडेंटली अपने फीलिंग्स, अपनी नीड्स, वांट्स और थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए। आप उसे बताइए दैट सॉरी यार, मैं तुझे लैपटॉप अपना दे देती बट इसमें मेरा पर्सनल डेटा है, दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये आपको जो लैपटॉप है वो फ़िलहाल नहीं दे सकती। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। इट विल लुक्स मोर गुड, इट विल हेल्प यू कि आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल जाओ और आपके उस पर्सन के साथ रिलेशन भी ख़राब नहीं होंगे। तो अपनी बात, अपनी फीलिंग्स को क्लियरली कहना सीखिए, कॉन्फिडेंटली कहना सीखिए। तो यहाँ पर है जैसे किसी की रिक्वेस्ट को ना कहना। अब यहाँ पे गलत मिस इंटरप्रेट नहीं करना। लेट्स से आपको स्कूल में टीचर्स ने कुछ रिक्वेस्ट किया, कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट किया और आप कर सकते हो ना, तो ऐसा नहीं कि आपने उसमें भी ना कर रहे हो कि हमें तो जी चैप्टर 3 में पढ़ाया है कि किसी की रिक्वेस्ट को ना कर दो। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना जो अनजस्टिफाइड है। ठीक है, लेट्स से कि आपको पढ़ाई करनी है, आपका कल बोर्ड का एग्जाम है और आज आपकी फ्रेंड का बर्थडे और वो आपको बुला रही है अपनी पार्टी में, तो आप उसको क्लियरली बताइए कि यार मैं सच्ची आती तेरी बर्थडे पार्टी में, लेकिन कल बोर्ड का एग्जाम है, तो यार देख मैं स्किप नहीं कर सकती, सो प्लीज़ मुझे सॉरी, मुझे माफ़ करना और मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ तो रियली सॉरी। ठीक है, या मैं एक ऑनलाइन क्लास लगा रही हूँ तो मैं अभी तेरी हेल्प करने नहीं आ सकती। चलिए, एक्सप्रेस करना इमोशंस को, जैसे कि लव, एंगर ओपनली। ना कहना एक एग्जाम्पल है। और अगर आपको किसी से गुस्सा है तो इंस्टेड आप उसे ना क्या करने लग जाते हो, आप इग्नोर करने लग जाते हो, ब्लॉक पे लगा दिया, ज़्यादा सिचुएशंस वर्स्ट होती हैं। उससे बेटर है ना आप सामने वाले को क्लियर कट बताओ दैट व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, मैं तुझसे गुस्सा हूँ, मुझे खुशी है, मुझे कुछ फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए मेरा मूड ऑफ है, आज मॉर्निंग हमारी जो बात हुई ना यार वो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो दैट इज़ वाई ना मैं थोड़ा गुस्से में हूँ तेरे से। तो ये चीज़ें बच्चे आपको जो है, ये आपको जब तक क्लियरली और कॉन्फिडेंटली लोगों से के साथ बात करनी नहीं आएगी ना, तब तक आप पिसते रहोगे। तो असर्टिवनेस वाला स्किल अपने अंदर ज़रूर लेकर आना है, वर्क करो। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपने पानी में कुछ पाउडर डाल दिया, असर्टिवनेस का पी लिया और हो गया, ऐसा नहीं है। तो आप प्लीज़ इस पर वर्क कीजिए। आप लोगों को कॉन्फिडेंटली कहा करो बात जो कहने वाली होती है। टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं अब। टाइम मैनेजमेंट में बेटे जी, टाइम मैनेजमेंट सिंपल है, आप अपना टाइम स्पेंड करो डूइंग द थिंग्स दैट यू वैल्यू। अभी आप स्क्रॉल कर रहे हो फ़ोन, आर यू वैल्यूइंग दीज थिंग्स? आपको भी पता है दैट ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, बट फिर भी आप उसमें टाइम खराब करते हो, तो ये टाइम मैनेजमेंट में नहीं आता। टाइम मैनेजमेंट में जिन चीज़ों की आप वैल्यू करते हो, आपका वर्क, आपकी स्टडी,
मम्मा पापा के साथ हेल्प करवाना, स्कूल में कुछ टीचर्स ने कह दिया तो वो कुछ उनका हेल्प करवा दिया, कोई फ्रेंड को पढ़ा दिया, तो कुछ ना कुछ है ना, या आपने जिम जा रहे हो, अपनी बॉडी की वैल्यू कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, कोई हॉबीज़ को परफॉर्म कर रहे हो, सिंगिंग डांसिंग आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वहाँ पर जा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों में जब टाइम स्पेंड करते हो, ठीक है, और दैट हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स, जो आपको ज़िंदगी में बेटा अपने गोल्स को अचीव करवाने में लगवाएंगे ना, प्लीज़ आज आप अपने दिमाग में बांध लो बात कि मुझे उन्हीं चीज़ों में, उसी टाइम में मेरे को अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना है, वही वर्क करना है। लर्निंग हाउ टू प्लान टाइम, प्लीज़ अपना टाइम प्लान करना आपको आना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्लान योर टाइम ना, तो ऐसा होगा कि आप 5 मिनट के लिए फ्रेंड को मिलने गए थे, आपने सोचा हुआ था कि मैंने मोबाइल फ़ोन पे 10 मिनट बात करनी है, 5 मिनट बात करनी है, बट वो 5 मिनट का 1 घंटा हो गया, ठीक है, तो कुछ प्लानिंग ही नहीं रहेगी, तो कुछ टाइम की मैनेजमेंट ही नहीं रहेगी, एंड आपने अपनी लाइफ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है दैट आप बैलेंस अचीव करो, आप हर चीज़ की तरफ जो है वो ध्यान दे सकते हो। ये एक्चुअल में आपके कंट्रोल में है। जब आप अपने टाइम को प्लान करोगे, आप पढ़ाई भी कर सकते हो, आप अपने होमवर्क भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल्स भी बना सकते हो, फ्रेंड्स के साथ भी घूमने जा सकते हो, पेरेंट्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट लाइफ स्किल्स की बात करते हैं, दैट इज रैशनल थिंकिंग। सो व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड वी हैव एन इनबिल्ट सिलेक्टिव बायस। बायस होता है एक तरह से भेदभाव, कि हमारे अंदर ना ये इनबिल्ट एक सिस्टम है कि हम नेगेटिव थॉट्स को अटेंड करते हैं, इमेजेस फ्रॉम द पास्ट विच अफेक्ट आवर परसेप्शन ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। जब भी आप कभी अपसेट होगे ना, आप ये चीज़ देख लेना कि आप ना सब नेगेटिव थॉट्स के बारे में सोचने लग जाते हो। पास्ट में आप, तब भी ऐसा टाइम था जब आपके क्लास टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स थे, और ऐसा भी टाइम था जब आपके मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे, बट जब आप स्ट्रेस्ड होगे ना, उस टाइम पर आप खराब मार्क्स वाली ही टाइम को याद करोगे, आप खराब इमेजेस को ही याद करोगे अपने पास से, जिसकी वजह से आपका प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर दोनों चीज़ें बच्चे खराब हो जाती हैं। तो रैशनल थिंकिंग के क्या जो हैं वो प्रिंसिपल्स हैं, तो लाइफ स्किल रैशनल थिंकिंग है। अभी रैशनल थिंकिंग कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। चैलेंजिंग योर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग एंड इरैशनल बिलीफ। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, इरैशनल बिलीफ मतलब कि जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, उसको आपने चैलेंज करना है। चैलेंज करना मतलब कि क्वेश्चनिंग करना। क्वेश्चन करो, क्या एक्चुअल में ऐसा है, क्या एक्चुअल में मैं फेलियर हूँ, क्या सच में मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या ऐसा है। सो आपने क्वेश्चन करना है अपनी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को, अपनी इरैशनल बिलीफ को, इलॉजिकल बिलीफ को, कि अगर मैं 1 बार 2 बार 4 बार फेल हो गया, क्या मैं लाइफ में फेलियर हूँ। ये आप खुद को क्वेश्चन कीजिए। सेकेंड इज ड्राइविंग आउट नेगेटिव एंग्जाइटी प्रोवोकिंग थॉट्स। ड्राइविंग का मतलब है रिमूविंग। आपने क्या करना है, जो थॉट्स आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं उसको आप रिमूव कीजिए। उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय मेकिंग पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, मतलब कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक। आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक नहीं कर रहे हो, दिस इज द थिंग दैट आप लाइफ में ना, जो आपका पोटेंशियल है, आप उतने मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहे हो, आप उतने अपने ग्रेड्स को अच्छे से आप जो है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो। दिस इज़ द मेन कॉज। आप हमेशा अपने आप को क्या कहते हो, पता नहीं क्या होगा अगर मार्क्स ना आए, अगर पेपर अच्छा ना गया, मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है। इंस्टेड आप ये कहना स्टार्ट करो दैट मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है जी। ये 3 चीज़ें जब आप अपनी लाइफ में करोगे तो मैं कह दूंगी कि अभी आपकी थिंकिंग रैशनल है। अब नेक्स्ट बच्चे इंप्रूविंग रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये बात करना। उसका रीज़न ये है ना कि आज की डेट में ना हर इंसान के रिलेशन ख़राब हुए पड़े हैं, चाहे घर वाले हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चाहे कोई मैरिज में है, चाहे बच्चे हैं, चाहे टीचर्स हैं, मतलब सबके साथ आपके रिलेशनशिप्स ख़राब चल रहे हैं। ऐसा क्यों है? सो द की टू साउंड लास्टिंग रिलेशनशिप इज़ कम्युनिकेशन। प्लीज़ कम्युनिकेट करो। आप उस इंसान को ना अवॉइड करने लग जाते हो। किसी तीसरे ने आपको कह दिया कि यार वो तेरी फ्रेंड या तेरा फ्रेंड ना तेरे बारे में ऐसा कह रहा था, ना कुछ कम्युनिकेट किया, ना कुछ आपने बात की उसके अपने फ्रेंड से, जाकर आपने सीधा उसको इग्नोर कर दिया, सीधा उसको ब्लॉक पे लगा दिया, उसको ब्लॉक पे लगा दिया। उसके भी अंदर गुस्सा आ गया कि भाई तूने मेरे को ब्लॉक क्यों लगाया, चल मैं तेरे को ब्लॉक करता हूँ। सारी बात ही खराब हो गई।
कम्युनिकेट करना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ये मत सोचो कि हाँ मैम बातचीत करते हैं लेकिन फिर भी सामने वाला समझता नहीं, या आर्ग्यूमेंट पर उतर आते हो, कॉलर पकड़ने में उतर आते हो, वो नहीं करना, कम्युनिकेट करना है। और 3 एसेंशियल स्किल्स क्या है कम्युनिकेशन में? पता है आपको सिर्फ बोलना नहीं होता। ये हमारी ऐसी गलत सोच है कि शायद कम्युनिकेट करना मतलब अभी मैं बोल रही हूँ तो अभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, नहीं। कम्युनिकेशन में ना लिसनिंग भी आता है, एंड लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने की बात करते हैं। आप दूसरा इंसान क्या कह रहा है उसको सुनो, मैं ही ठीक हूँ और मेरी ही सुनते जाओ, ये पर्सपेक्टिव आपके सबके साथ रिलेशनशिप्स को खराब कर देगा। तो आपने सुनना है कि सामने वाला इंसान आपको क्या कह रहा है, आप उसको एक्सप्रेस करो कि यार मुझे ना ऐसी कुछ बात पता चली तो मैं ना अच्छा नहीं फील कर रहा यार, मेरा ना मतलब बड़ा मन खराब हो गया कि मैंने तो यार देख ऐसा नहीं सोचा था तेरे बारे में। एक्सप्रेस करो हाउ यू फील एंड व्हाट यू थिंक, आप क्या फील करते हो, आप क्या सोचते हो, और एक्सेप्ट करो दूसरे इंसान के ओपिनियन और फीलिंग्स को। हम ना एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, यही प्रॉब्लम आ रही है। हम सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं, मेरी ही सब बात मानो, और हम सामने वाले की बात को ना सुन रहे हैं ना एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, लिसनिंग टू व्हाट द अदर पर्सन सेइंग, अपनी फीलिंग्स अपने थॉट्स को, क्या आप सोच रहे हो एक्सप्रेस करो, एंड आप एक्सेप्ट करो मतलब आप मानो सामने वाले के ओपिनियन मतलब व्यू पॉइंट को। उसकी भी व्यू पॉइंट सुन लो, उसको भी बुरा लगा आपकी वजह से, क्यों बुरा लगा, हाँ यार अगर इसकी जगह मैं होता ना मेरे को भी बुरा लगता, ऐसा सोचो। चलिए, तो अभी नेक्स्ट आ जाते हैं सेल्फ केयर में। तो सेल्फ केयर में सिंपल, आपको अपनी केयर रखनी है, तो ये भी बहुत अच्छा लाइफ स्किल है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन और ज़िंदगी से थोड़ा सा शांत और रिलैक्स रहने के लिए अपने आप को हेल्दी, फिट और रिलैक्स रखो। सारा दिन बाहर का खाना खाते रहते हो, बंद करो ये खाना, फिट रहिए, रिलैक्स रहिए, शांत रहिए, हेल्दी रहिए। वेन वी आर स्ट्रेस्ड और एंशियस ना, तो हमारी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, रैपिड हो जाती है बहुत ज़्यादा, और हांफने भी लग जाते हैं। वी विद फ्रीक्वेंट साइज हांफना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप देखना, जब आप गुस्से में होगे ना तो आप बहुत ज़्यादा, अच्छा उसने ऐसे मेरे साथ कैसे किया, ऐसे कैसे बोला, तो बड़ा सांस चढ़ा रखा होता है। कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में ये चीज़ कहते हैं कि की होया ना सांस क्यों चढ़ाया होया है। सो ये चीज़ क्या है, दैट की होया ना सांस क्यों चढ़ाया होया है। दिस थिंग इज सेड इन द पंजाबी, दैट क्या हो गया, इतनी सांस क्यों फुला रखी है, इतनी सांस क्यों चढ़ा रखी है। क्योंकि ये फैक्ट है कि गुस्से में हमारी सांस चढ़ती है, रैपिड हो जाती है। एंड मोस्ट रिलैक्स्ड ब्रीदिंग क्या होती है, जब हम बिल्कुल रिलैक्स हैं, जब शांत है, सो रहे हैं या बैठे हैं एकदम शांत है, तो स्लो होगी, स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग होगी। ये ब्रीदिंग में ना हमारी स्टमक की मूवमेंट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू चेस्ट, तो दैट्स वाई इसको कहा जाता है दैट स्टमक सेंटर्ड ब्रीदिंग फ्रॉम द डायफ्रागम। ठीक है, डायफ्रागम से होती है। डायफ्रागम बेसिकली डोम लाइक मसल होती है बिटवीन द चेस्ट एंड द एब्डोमिनल कैविटी के बीच में। तो डायफ्रागम से जो स्टमक सेंटर्ड में, वहाँ से जब ब्रीदिंग आती है तो वो एकदम रिलैक्स और शांत रहती है। एंड उसके बाद इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की बात की गई है, जैसे कि नॉइस, पोल्यूशन, स्पेस, लाइट, कलर्स। जैसे कई बार कुछ भड़कीले कलर्स हमें स्ट्रेस दे रहे हैं, ब्लैक कलर स्ट्रेस दे रहे हैं, सो कैन ऑल एक्सर्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑन आवर मूड। ये सब चीज़ें हमारे मूड को ख़राब कर सकती हैं, एंड हमारी जो हमारी स्ट्रेसफुल है ज़िंदगी, उसको और बढ़ा सकती हैं। तो आपने इन सब चीज़ों में वर्क करना है। अब हम लास्ट लाइफ स्किल की बात करेंगे। सभी लाइफ स्किल्स में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, वो एक है असर्टिवनेस और एक है ये वाला। इट डजंट मीन कि आपको बाकी नहीं पढ़ने हैं, एक कहने की बात है कि इन दोनों की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए ना दैट डिस्कस एनी 4 लाइफ स्किल्स, तो इन वालों को ना डाला करो, इन वालों को ऐड किया करो टू गेट अ गुड स्कोर। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स? मतलब कि आपने जो है बच्चे जी, अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं जैसे कि परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस, प्रोक्रास्टिनेशन एक्सेट्रा। ये 3 आपकी अनहेल्पफुल हैबिट्स हैं। ये तीनों हैबिट्स इतनी गलत हैबिट्स हैं कि चाहकर भी आप स्ट्रेस को अपनी लाइफ से दूर नहीं कर सकते। परफेक्शनिज्म की बात करें तो जो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, बेसिकली उनको हर चीज़
परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ सही चाहिए, माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं, छोटी छोटी डिटेल्स में जाते हैं और एकदम के काम परफेक्ट हो। तो जो वर्क आप 1 आवर में कर सकते हो वो इतना परफेक्शन में जाते जाते आपने 5 घंटे में अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस में क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू स्टॉप वर्क, वो वर्क करते ही रहते हैं, सारा दिन वर्क करते ही रहते हैं एंड एज अ रिजल्ट वो खुद ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि सारा दिन वर्क करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, दैट टेंशन बन जाएगी एंड उनको रिलैक्स रहने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी। अवॉइडेंस की बात कर लेते हैं। टू पुट द इशू अंडर द कारपेट, इसका मतलब ये है कि वो इग्नोर करते हैं। किस चीज़ को इग्नोर करते हैं, जिनको उनको पता है कि इस पर ध्यान देना है, इस पर बात करनी है, उसको इग्नोर करते रहते हैं और उसे एक्सेप्ट और फेस करने से मना करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ कल को आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेट्स से आपको डेट शीट आ गई है, आपको पता है अभी नवंबर दिसंबर में ना आपकी फाइनल डेट शीट आ जाएगी। सो उसमें यू नो दैट आपको कौन से सब्जेक्ट में कितनी छुट्टियां हैं, कब से स्टार्ट है, कब एंड है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कई बार क्या करते हैं कि अवॉइडेंस को फॉलो करते हुए उसको इग्नोर करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं टू पुट द इशू अंडर द कारपेट। कारपेट के नीचे इशू को रख देते हो, बाद में देखेंगे, बाद में करेंगे। तो वो बाद में के चक्कर में क्या हो जाता है ना कि वो प्रॉब्लम आपकी बहुत बढ़ जाती है। सेम हैपन्स विद द प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन में आप इग्नोर नहीं करते बट आप आगे की आगे टालते रहते हो, कल कर लेंगे, कोई नहीं, कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। सो पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू। तो जो मेरे को पता है दैट मुझे हॉलीडेज होमवर्क जुलाई में सबमिट करवाना है, मेरा 30 जून तक वर्क कंप्लीट होना चाहिए, बट उसको टालते जा रहे हैं, कोई नहीं कल पढ़ लेंगे, कल प्रोजेक्ट फाइल बना लेंगे, कल ऐसे कर लेंगे। तो क्या इससे बच्चे आपकी प्रॉब्लम छोटी होगी? नहीं, बल्कि वो और बिगर प्रॉब्लम बन जाएगी, वो और बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आप उसको टाल रहे हो, आप उसे डिले कर रहे हो। डिलेइंग करना, टालना। For example, I will do it later. People who procrastinate are avoiding confronting their fears of failure or rejection. Basically, वो इसलिए चीज़ों को टाल रहे होते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन और फेलियर जैसे फियर से डरते हैं, उन्हें कन्फ्रंट नहीं कर सकते। दैट इज़ द रीज़न कि वो उसको आगे की आगे टालते रहते हैं। जैसे लेट्स से आपका कुछ बैंक में वर्क है, ठीक है, और वो लोग टाल रहे हैं आपको कि कोई नहीं, आप कल आना, आप परसों आना, फिर करेंगे। अभी बैंक की गलती है, आपको भी पता है, बैंक को भी पता है, लेकिन बैंक क्या कर रहा है ना कि आउट ऑफ द फियर कि हमारे बैंक की अगर मैंने अभी गलती निकाल दी, बैंक के मैनेजर को ये होगा, तो क्या होगा कि लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे एंड अपर अथॉरिटी से भी हमें जो है वो अच्छी खासी डांट पड़ सकती है। तो उस डर से बचने के लिए, उसको कन्फ्रंट ना करना पड़े, तो इसलिए आप डिले कर रहे हो कि कोई नहीं बता देंगे। कई बार हम झूठ भी बोल रहे होते हैं किसी से, तो वो भी हम सामने वाले को नहीं बताते, हम टालते रहते हैं कि कोई नहीं, बता देंगे, क्योंकि हमें पता है कि जिस दिन हमने बता दिया उस दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट क्या टालना इज द सॉल्यूशन? क्या हम उसको आगे आगे टाल रहे हैं और उसको नहीं बता रहे, क्या उससे हमें हल निकलेगा? बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। चलिए अब हम थर्ड जो टॉपिक है हमारी इस क्लास का वो करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान देना, जब आप अपनी एनसीईआरटीज उठाओगे एज सच आपको कोई अलग से हेडिंग नहीं मिलता। ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट के बाद नेक्स्ट पेज पर आपके ये फैक्टर स्टार्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट पेज पे डाइट स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ऑफन गॉट कंफ्यूज एंड दे थिंक दैट शायद लाइफ स्किल्स सारे ही हैं, असर्टिवनेस से लेकर पेज के एंड सोशल सपोर्ट तक सारे लाइफ स्किल्स हैं। नहीं, बिल्कुल गलत। अगर आपको एग्जाम में लाइफ स्किल्स आता है तो आपको ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स तक ही बताकर आना है, क्योंकि उसके बाद ये जो सभी हैं ये कुछ भी इनका लाइफ स्किल्स के साथ कोई लिंक नहीं है। दीज आर नॉट द स्किल्स, दीज आर बेसिकली फैक्टर्स जो आपको हेल्प करेंगे पॉजिटिव हेल्थ को डेवलप करने में। तो प्लीज़ इसका ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं डाइट की। जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो उसमें बच्चे हम बात कर रहे हैं बैलेंस डाइट कैन लिफ्ट वंस मूड, गिव मोर एनर्जी, फीड मसल्स, इम्प्रूव सर्कुलेशन, प्रिवेंट इलनेस। व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड वी सीक कंफर्ट फूड्स। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं ना तो हम कंफर्ट फूड्स जो हैं उनकी तरफ जाते हैं। घर में स्नैक्स होंगे, चिप्स होंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कंज्यूम करने लग जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने लग जाते हैं। तो इनमें फैट, सॉल्ट और शुगर बहुत हाई होता है जो हमारी
हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। वेरी इजी, आपके वेट और स्ट्रेस को मैनेज करने में रोल प्ले करती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, योगिक आसन, एरोबिक एक्सरसाइजेस, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, तो ये सब चीज़ें करते रहो पॉजिटिव हेल्थ के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की। सो पॉजिटिव एटीट्यूड में स्टूडेंट्स क्या है, दैट आपका लाइफ की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। गुड परसेप्शन ऑफ रियलिटी, आप रियलिटी का ना एक अच्छा परसेप्शन रखो। रियलिटी में आपको पता है ना दैट आप अच्छा कर सकते हो, बट आप क्या करते हो, आप रियलिटी को पता है किस चीज़ में चेंज कर देते हो, नहीं मैं तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये तो लाइफ बेकार ही है, मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं तो नालायक हूँ, ये सब चीज़ें करते रहते हो। अ सेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को रखिए, दैट हमारा क्या पर्पस है, क्या मेरी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तभी आपका ज़िंदगी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर आप ये सोच लोगे कि मैं नकारा हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस दिन से बच्चे आपके लिए लाइफ ना, वही लाइफ जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड के साथ भर जाएगी और आपको लगेगा कि सच्ची आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती। एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस फॉर डिफरेंट व्यू पॉइंट ऑफ अदर, जब सामने वाला आपको कुछ क्रिटिसाइज भी करके जाता है ना, आप उसको भी एक्सेप्ट किया करो, गुस्सा मत हुआ करो, चाहे टीचर्स हैं, चाहे फ्रेंड्स हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, आप उस चीज़ को समझो कि क्या ये इंसान कह रहा है, अगर ये गलत है तो इसको मैं गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, और अगर ये सही कह रहा है तो मैं यार वाकई सच में ऐसा कर रहा हूँ, तो मुझे अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। टेकिंग क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड एक्सेप्टिंग ब्लेम फॉर फेलियर, ह्यूमन बींग्स का ना अक्सर ऐसा होता है कि जब तो अच्छा हो रहा है तो मैंने किया, मैंने हार्डवर्क किया, मैंने दिन रात मेहनत की, और जब कुछ बुरा होता है, यार भगवान चाहते ही नहीं कि मेरा कुछ अच्छा हो, या सामने वाला चाहता ही नहीं मेरा अच्छा हो, तो हम ब्लेम ना दूसरों पर डाल देते हैं, और जितनी भी हमारी लाइफ की अच्छी चीज़ें होती हैं उन सब का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, जो कि गलत है। सो क्रेडिट भी लीजिए और ब्लेम को भी एक्सेप्ट कीजिए। पॉजिटिव थिंकिंग की बात कर लेते हैं। एटीट्यूड होना लाइफ में और सोच रखना, ठीक है, दोनों में अंतर है, मिक्स नहीं करके आना। पॉजिटिव थिंकिंग में तो बच्चे आप पॉजिटिव सोच रहे हो। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव सोचना। एक्सपेक्ट फेवरेबल लाइफ आउटकम, तुम क्यों सोचते हो कि तुम लाइफ में कुछ नहीं बन सकते, पॉजिटिव लाइफ लेकर चलो। एक फेवरेबल मतलब कि पॉजिटिव, के जो लाइफ के रिजल्ट्स हैं वो क्या आएंगे, अच्छे ही आएंगे। जब मैं मेहनत कर रही हूँ, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। फॉर योर साइकोलॉजिकल एंड फॉर योर फिजिकल वेलबींग, आपकी बॉडी और आपके मन दोनों के वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़िंदगी में आप पॉजिटिव रहिए। जितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, जितनी भी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम आ जाए, आपने ये सोचना है कि नहीं, ज़िंदगी का रिजल्ट ना अच्छा ही होगा, फिलहाल चाहे मैं कुछ भी किसी भी सिचुएशन से जूझ रही हूँ। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो ऑप्टिमिज्म रखते हैं, जो पॉजिटिव सोचते हैं, लोगों को कहा गया है एज्यूम दैट एडवर्सिटी कैन बी हैंडल्ड सक्सेसफुली। जो भी एडवर्सिटी है, जो भी क्राइसिस है, जो भी मुश्किलें, तकलीफ, चैलेंजेस आपकी लाइफ में हैं, इनको हम सक्सेसफुली हैंडल कर लेंगे। एंड ये लोग प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में समझाया था कि आप प्रॉब्लम की जड़ पर अटैक करते हो कि क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में जो मुझे लाइफ में स्ट्रेस दे रही है। आप टीचर्स की हेल्प ले रहे हो, आप कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो सो दैट आप उसके साथ डील कर सको। तो बस ये लोग भी सभी कोपिंग स्ट्रैटेजीज में से प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करते हैं और ये एडवाइस सीख करते हैं, दूसरों से हेल्प लेने में झिझकते नहीं हैं, बिकॉज इनको ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ना है। लेकिन जिन लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव नहीं है वो दूसरों से हेल्प भी नहीं लेते। वो ये सोचते हैं कि मैं क्यों किसी से पूछूं, मैं क्यों किसी से हेल्प लूं, मैं अपने आप में बड़ा हूँ, मैं तो छोटा हो जाऊँगा अगर मैं किसी से हेल्प लूँगा। तो ऐसा कुछ नहीं सोचते। उसके बाद बच्चे सोशल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो आउट ऑफ ऑल द फैक्टर सोशल सपोर्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट टॉपिक है हमारी इस क्लास का, तो ध्यान से सुनना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल सपोर्ट इज़ डिफाइंड एज द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल ऑन हुम वी कैन ट्रस्ट, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिन पर आप रिलाई कर सकते हो, जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, वो सब लोग सोशल सपोर्ट में आ जाते हैं। आपके घर परिवार, टीचर्स, फ्रेंड्स, पड़ोसी, रिश्तेदार, कजन्स, जिन पर भी आप विश्वास कर सकते हो
परसीव्ड सपोर्ट की बात करें और सोशल नेटवर्क की बात करें तो परसीव्ड मतलब के क्वालिटी और सोशल नेटवर्क मतलब के क्वांटिटी। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन क्या मुश्किल पड़ने पर वो लोग आकर आपके साथ खड़े होंगे, या उनमें से सिर्फ 4 लोग ही होंगे जो आपके साथ आकर खड़े होंगे? बस यही फ़र्क है। सोशल नेटवर्क हो गया क्वांटिटी। जैसे लोगों को आदत होती है ना, मुझे तो उस एरिया में भी लोग जानते हैं, मुझे तो वहाँ भी जानते हैं, मेरे साथ तो वो भी ऐड है, मेरे साथ तो वो लोग भी ऐड हैं। ये सारे बेटा आपकी सोशल नेटवर्क में आ जाते हैं, क्वांटिटी है। इनका आपकी वेलबींग के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि ये लोग आपका काम ही बढ़ाते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड डिमांडिंग। क्योंकि आप जितना लोगों के साथ ज़्यादा लिंक रखोगे, आपको उनके मतलब हर जगह पर आप लगा लो, कहीं भी वो इनवाइट कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी है, आपको जाना पड़ेगा, आपको सब चीज़ें रखनी पड़ेंगी। हाँ, कुछ एक लोग होते हैं हमारे रिश्तेदार, है ना, हमारे आपसी फ्रेंड्स, जिनके हम जाते हैं, खड़े हैं। बट अगर आप कहो कि मैं तो 15,000 लोगों को जानता हूँ, 15,000 मेरे फॉलोअर्स हैं, कुछ भी किन्हीं को भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम जाकर खड़े होते हैं, तो डेफिनेटली बच्चे आपका टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। क्वालिटी ऑफ सोशल सपोर्ट, क्वालिटी मतलब ऐसे लोग जिनका आपकी हेल्थ और वेलबींग के साथ रिलेशन है, जो एक्चुअल में आपकी परवाह करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपल विद हाई लेवल ऑफ सोशल सपोर्ट, वो लेस स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अब है फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ सोशल सपोर्ट। तो फॉर्म्स और टाइप्स की अगर बात करें तो 3 आ जाते हैं, टेंजिबल, इंफॉर्मेशनल एंड इमोशनल। ठीक है जी। सो टेंजिबल सपोर्ट का मतलब है जो आपको गुड्स, आपको मटीरियल एड का मतलब है हेल्प, जो आपको मटेरियल चीज़ों के रिलेटेड हेल्प करते हैं, जैसे कि मनी हो गया, बुक्स हो गए, गुड्स हो गए, सर्विसेज हो गए। तो जो आपकी इस तरीके की हेल्प कर रहे हैं वो लोग आपके सोशल सपोर्ट में आपको टेंजिबल सपोर्ट दे रहे हैं। जो लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी फ्रेंड, आपकी फैमिली, ठीक है, आपने टीचर को कॉल किया, मैम कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर होगी, मैम आगे साइकोलॉजी के लिए कौन सी जो है वो डिग्री अच्छी होगी, तो टीचर आपको एकदम सही से गाइड कर रहा है, तो वो टीचर आपके सोशल सपोर्ट में तो है ही। और वो किस टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है? इंफॉर्मेशनल सपोर्ट, क्योंकि जो उसके पास नॉलेज थी वो आपको कहीं नहीं मिली। नेक्स्ट इज इमोशनल सपोर्ट, जब लोग आपको ये एश्योर करते हैं, और एश्योर में भी रीश्योर, बार बार आपको जताते हैं कि नहीं, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं और आपकी केयर करते हैं, तो ऐसे लोग बच्चे इमोशनल सपोर्ट के जो टाइप ऑफ सोशल सपोर्ट है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो टेंजिबल, इंफॉर्मेशनल एंड इमोशनल सपोर्ट आर दी 3 टाइप्स ऑफ सोशल सपोर्ट और 3 फॉर्म्स ऑफ सोशल सपोर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के टॉपिक्स। होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ आए। अगर आप अपनी क्लास 12 साइकोलॉजी को इन डिटेल सभी चैप्टर्स और सभी टॉपिक्स को करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए